बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण। बच्चों इससे पहले की क्लास में हमने देखा कि इसके बेसिक शुरुआती दौर पर कौन कौन से सिद्धांत आए थे कि शुरुआती दौर पर संकुचनवादियों के सिद्धांत आए थे। इसके पश्चात बच्चों संकुचनवादियों के सिद्धांत के पश्चात आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसे कहते हैं। महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, इसे गतिकीय सिद्धांत भी कहते हैं। शुरुआती दौर में बच्चों कैसे सिद्धांत आए थे? संकुचनवादी सिद्धांत। अब इस संकुचनवादी सिद्धांत और गतिकीय सिद्धांत में क्या अंतर है मैं बेसिकली इस शुरुआत में ये बता देता चाहता हूँ। तो बच्चों गतिकीय सिद्धांत और संकुचनवादी सिद्धांत, संकुचनवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि पृथ्वी का निर्माण जब हुआ उसके पश्चात पृथ्वी पर उपस्थित जो उच्चावाच है या पृथ्वी पर उपस्थित जो भी निर्माण कार्य हुए, चाहे महासागर या महाद्वीप या विभिन्न प्रकार की जो भी आकृति पृथ्वी पर है, उसका निर्माण संकुचन से हुआ है, अर्थात एक वलन की क्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये एक संकुचित एक विचारधारा थी। लेकिन बाद में बच्चों जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, आगे जाकर के यह मानना बिल्कुल गलत हो गया कि यह संकुचन सिद्धांत मान्य था। इसके पश्चात यह माना गया कि गतिकीय सिद्धांत अर्थात महाद्वीपों में गति देखी गई। इसके बहुत सारे प्रमाण भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि संकुचन जो सिद्धांत था वो अमान्य घोषित हुआ और बाद में गतिकीय जो सिद्धांत था उसे ही सही माना गया। अर्थात यह माना गया कि महाद्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है, महाद्वीपों का जो वितरण है बच्चों वर्तमान में, वो गतिकीय कारण से है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति कर रहे हैं, जबकि पहले क्या मानते थे कि वो अपनी जगह पर ही है, जहां पर वर्तमान में है उसी जगह पर शुरुआत से उसी स्थान पर थे। ठीक है, तो ये होता है गतिकीय सिद्धांत। तो बच्चों आज हम इस गतिकीय सिद्धांत में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ेंगे। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत जब इसकी शुरुआत हुई थी F.B. टेलर महोदय ने यह बताया था कि महाद्वीप और महासागर यह अपनी जगह पर नहीं थे, बल्कि इनमें विस्थापन पाया गया। ठीक है, विस्थापन किस प्रकार से पाया गया? हालांकि बच्चों जो टेलर महोदय थे उनका उद्देश्य, इस अध्ययन करने का जो उद्देश्य था वो पर्वतों के निर्माण से संबंधित था, लेकिन उन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहे हैं और वर्तमान में भी यह स्थिति पाई जाती है। F.B. टेलर ने महाद्वीपों तथा महासागरों के स्थायित्व के विपरीत आवाज उठाकर संकुचन सिद्धांत की खिलाफत की तथा महाद्वीपों तथा महासागरों के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया। एक नई विचारधारा इन्होंने दी टेलर महोदय ने कि महाद्वीप और महासागर जो स्थायित्व का जो सिद्धांत था उसी जगह पर था, उसको ना मान करके उनमें विस्थापन की स्थिति इन्होंने बताई। हालांकि बच्चों इससे पहले एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी ये जो महोदय थे, इन्होंने इसके बारे में विचार बताया था कि महाद्वीपों में विस्थापन होता है, लेकिन केवल इन्होंने यही बताया था कि महाद्वीपों में विस्थापन होता है। लेकिन टेलर महोदय ने मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए, जो वर्तमान में पर्वत है उनका स्पष्ट करने के लिए ये थ्योरी बताई थी कि किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ। ठीक है, कि किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। ठीक है बच्चों, हालांकि महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी ने बताया, परंतु टेलर ने इसे परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने के प्रयास किया। तो बच्चों टेलर का जो प्रयास था वो मोड़दार पर्वतों का जो स्थिति है उनको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था। इसके बाद आता है बच्चों हमारा वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। बच्चों यहाँ सबसे मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम महाद्वीपों के प्रवाहित होने की जो संभावना व्यक्त की थी वो पेलिग्रिनी महोदय ने की थी, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने स्पष्ट जो परिकल्पना के आधार पर किया वो टेलर महोदय ने किया। तो बच्चों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सुझाव दिया था
सबसे पहले जो सुझाव दिया था, देखो कोई भी विचारधारा या कोई भी संकल्पना का निर्माण होता है या किसी भी सिद्धांत का निर्माण होता है तो चरण दर चरण होता है, उसका विकास लगातार रूप से होता है। पहले हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो, फिर दूसरे वैज्ञानिक कोई दूसरी बात बताए तो पुरानी बातों को शामिल कर ले, तो इस प्रकार से चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप ही इनमें विकास हो पाता है। कोई भी संपूर्ण रूप से सही रूप से सिद्धांत प्रतिपादित शुरुआती दौर में ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी बच्चों इसी तरीके से हुआ कि पहले महाद्वीपों और महासागरों का जब विकास हम बताते हैं, उनका वितरण जब हम बताते हैं, तो शुरुआती दौर पर संकुचनवाद सिद्धांत हम बताते हैं। शुरुआती दौर पर जो वैज्ञानिक हुए वो संकुचनवादी विचारधारा के थे। फिर धीरे धीरे इनमें दूसरे प्रकार की संकल्पनाओं का दौर विकसित हुआ और एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्री ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि महाद्वीपों में विस्थापन होता है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की, किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया था। केवल पेलिग्रिनी महोदय ने केवल ये बताया था, ये सुझाव दिया था कि इस प्रकार का विस्थापन हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, केवल सुझाव दिया था, लेकिन इसे परिकल्पना में किसने ढाला था, परिकल्पना में ढाला था टेलर महोदय ने। टेलर महोदय ने इसके बारे में बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया था कि जो मोड़दार पर्वत है उनका वितरण किस प्रकार से है और उनका निर्माण क्यों हुआ था, इसके बारे में वो बताते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ, महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब विस्थापन हुआ, उस कारण से ही इन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टेलर महोदय ने यह परिकल्पना विकसित की। लेकिन बच्चों सिद्धांत के रूप में वैगनर महोदय ने इसे विस्तृत रूप से बताया, बहुत अच्छे से समझाया और इसकी विस्तृत व्याख्या की किसने की, वैगनर महोदय ने। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपों के विस्थापन के मामले में सबसे अच्छा जो प्रयास किया है, सबसे प्रमुख जो प्रयास किया उन्होंने वैगनर महोदय ने किया। इनका पूरा नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर। टेलर का महाद्वीपीय के विस्थापन की परिकल्पना को सिद्धांत के रूप में प्रमाणों से सिद्ध करने का कार्य अल्फ्रेड वैगनर ने किया। वैगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे और वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। तो बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो वैगनर महोदय थे, वो वैगनर महोदय भूगर्भ शास्त्री नहीं थे, ठीक है, वो क्या थे, जलवायुवेत्ता थे। वो जलवायु का अध्ययन करते थे। तब जब उन्होंने जलवायु के अध्ययन करा तो उनके सामने एक समस्या आई। उनके सामने समस्या क्या आई, जलवायु संबंधी परिवर्तन। जो पूरी पृथ्वी पर जलवायु का जो परिवर्तन हुआ उस बारे में उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और वो बड़ी चिंता में हुए कि आखिर में इस प्रकार की समस्या कैसे हो सकती है। और वो समस्या क्या थी बच्चों, वो समस्या ऐसे थी कि मैं बताऊं, कुछ जगह पर जैसे कि 50 डिग्री उत्तर से जो पृथ्वी हमारी है, उस पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर बच्चों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर जो गर्म प्रदेश है, यहाँ पर इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही कोयले की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों प्राकृतिक कोयला कैसे बनता है। जो घने जंगल थे उनसे जो घने जंगल थे उनमें उपस्थित जो वृक्ष थे, वो भूगर्भ कालिक जो परिघटनाएं हुई उनके दब जाने से ही क्या कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण विशेष रूप से कहां पर होगा, यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही कोयले का निर्माण होगा। लेकिन बच्चों ये देखा गया है कि उष्ण कटिबंधीय में ना होकर के शीतोष्ण कटिबंधीय और कुछ जगह पर तो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में भी 50 डिग्री से उत्तर क्षेत्रों में भी कोयला पाया गया। ऐसा कैसे संभव है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो हिमोड़ है, हिमानी के जो हमारे प्रमाण मिलते हैं, वो हिमोड़ है वो केवल हिम क्षेत्रों में ही मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी हिमोड़ के प्रमाण देखे गए हैं। इसी प्रकार से जो वैगनर महोदय थे, इन्होंने यह भी पाया कि जलवायु, विभिन्न क्षेत्रों की जो जलवायु थी वो परिवर्तन हुई। अब परिवर्तन की जलवायु हुई, एक स्थान की जो जलवायु थी वो दूसरे स्थान की जलवायु में परिवर्तनशील पाई गई। अब इसके दो प्रकार से कारण हो सकते हैं। अब दो प्रकार के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो बच्चों कोई स्थल भाग है, ठीक है, कोई स्थल भाग है वो स्थिर रहे,
जलवायु में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, पहला कारण तो क्या हो सकता है कि स्थल भाग है वो स्थिर रहे, जहां पर है वहीं पर रहे, और जलवायु पहले दूसरे समय जो पुरातन काल में दूसरी प्रकार की जलवायु और वर्तमान समय में दूसरे प्रकार की जलवायु हो जाए। तो पहली चीज तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरा रूप क्या हो सकता है कि जलवायु स्थिर रहे, जलवायु स्थिर रहे, जो स्थल है, ठीक है, जो लैंड है, जो स्थल है, वो गतिमान हो, वो स्थानांतरित हो जाए। तो दोनों बातों में से एक बात होना आवश्यक है। तो यहां पर यही बात हो सकती है कि इसे दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे, जो स्थल भाग था, जो महाद्वीप थे, जो देश थे, वो वहां पर है, जहां पर वर्तमान में है वो वहीं पर ही स्थिर रहे, और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो जाए। अर्थात जो वर्तमान में जो उष्ण कटिबंध है वो पहले शीत कटिबंध में था या शीतोष्ण कटिबंध में था, इस प्रकार की चीजें हो, जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो जाए और स्थल भाग अपनी जगह पर जहां पर है वर्तमान में उसी जगह पर हो। तो पहली कंडीशन तो इन्होंने ये रखी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे। वर्तमान में जो जलवायु कटिबंध है वो कैसे रहे? वो स्थिर रहे, जबकि जो स्थल है, महाद्वीप है या जो देश हैं उनमें स्थानांतरण हो, स्थल भागों का स्थानांतरण हो। बच्चों, इस समझने वाली बात है कि यह जो टॉपिक है हमारा, ये अच्छे से समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अच्छे से समझना है। यहाँ पर जैसे कि बच्चों ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी में विभिन्न कटिबंध है, जलवायु के अनुसार विभिन्न कटिबंध है। ये जो मध्य वाला जो कटिबंध है इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ तक ये शीतोष्ण कटिबंध है और इसके पश्चात ये शीत कटिबंध है। इसी प्रकार यहाँ शीतोष्ण कटिबंध और यहाँ शीत कटिबंध। तो ये जो कटिबंध है वो अपने आप में फिक्स है। यहाँ पर उष्ण गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इसके अलावा जो ध्रुव हैं, दोनों पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, शीत कटिबंध कहलाते हैं। जबकि मध्य में भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, और दोनों के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो जलवायु के जो कटिबंध हैं वो कैसे हैं? फिक्स हैं। अब बच्चों, या तो हम जलवायु के कटिबंधों का स्थानांतरण मान लें कि पहले वर्तमान में तो यह स्थिति है, और पहले पुरातन काल में कुछ लाख करोड़ वर्ष पहले इन जलवायु कटिबंधों की स्थानांतरण देखा जाए, अर्थात शीत कटिबंध यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, ठीक है, उसी प्रकार से उष्ण कटिबंध अपने स्तर से दूसरी जगह पर हो। इस प्रकार से जलवायु कटिबंधों में स्थानांतरण हो, या फिर जो स्थान जहाँ पर है उन स्थानों में परिवर्तन या स्थानांतरण हो। दोनों में से एक चीजें तो होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी, जैसे कि मैंने उदाहरण के द्वारा बताया, कोयला और हिमोड का जो मैंने उदाहरण बताया, उस प्रकार की जो समस्या थी उनका निराकरण इन दोनों में से एक के द्वारा ही किया जा सकता है। या तो ये वाली चीज हो या ये वाली चीज हो, दोनों में से एक होना आवश्यक है। तो बच्चों, यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होना संभव नहीं है। जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होना संभव नहीं है, इसलिए यह माना गया कि स्थल भाग का ही स्थानांतरण हुआ है। स्थल भाग जो महाद्वीप है, जो देश हैं, जो महादेश हैं, उनका ही स्थानांतरण हुआ है। वो ही अपनी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति से अलग स्थिति में थे पुरातन समय में। ठीक है, पुरातन समय में जो वर्तमान महाद्वीप है वो अलग स्थिति पे थे और आज वो अलग स्थिति पर है, यही माना जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण संभव नहीं होगा। यहाँ पर ये जो जलवायु कटिबंध है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही लगभग यही रहेंगे।
ठीक है बच्चों। तो क्या होगा फिर, अल्टीमेटली इस बात पर सहमति जताई गई कि स्थल भागों का ही स्थानांतरण हुआ होगा, जलवायु कटिबंध का स्थानांतरण नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने इस चीज को स्पष्ट किया और वेगनर महोदय ने बिल्कुल इस बात पर जोर दिया कि बिल्कुल स्थानों का अर्थात स्थल खंड का ही स्थानांतरण हुआ है। वेगनर के अनुसार जो कार्बोनिफेरस युग था, वेगनर ने यह बताया कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी जो के जितने भी स्थल खंड थे, पृथ्वी के जो जितने भी स्थल खंड थे वो सभी एक ही जगह पर स्थित थे, वो सभी एक ही जगह पर थे और उन स्थल खंड का नाम दिया उन्होंने पेंजिया। दोबारा से देख लेना है बच्चों कि पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप है या जितने भी स्थल भाग है वो सभी एक साथ थे, एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे वर्तमान में हमारे मानचित्र में हम देखते हैं कि अलग अलग महाद्वीप जो हमें दिखाई देते हैं, उस तरीके से ना होकर के कार्बोनिफेरस काल में, किस कालखंड में, मैंने टाइम टेबल बताया था आपको, कार्बोनिफेरस जो युग था उसमें जो जितने भी महादेश या जितने भी महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और उसे क्या कहा गया, उस स्थल का नाम क्या दिया गया, पेंजिया नाम दिया गया और उसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये हमारे समझ में आ गया होगा कि जितने भी महाद्वीप थे वो सब एक ही स्थान पर थे और बाकी बचा हुआ जो स्थान था, ठीक है बच्चों, स्थल खंड के अलावा जो बचा हुआ स्थान था वो क्या था, वो जल ही जल था। तो पृथ्वी पर या तो स्थल होगा या जल होगा, ये चीज तो आप जानते ही हो। तो जितना भी स्थल था, जितने भी महाद्वीप थे वो एक साथ थे, उसे पेंजिया का नाम दिया गया और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, और बाकी जो दूसरा स्थान था वहां पर जल ही जल था, उस जल वाले स्थान का नाम क्या दिया गया बच्चों, पैंथलासा। पैंथलासा नाम दिया गया और इसका अर्थ है जल ही जल। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया, पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया वो है जहां पूरा स्थल भाग था और पैंथलासा क्या था बच्चों, पैंथलासा था जहां पूरा जल भाग विद्यमान था। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे और एक महान स्थल खंड पेंजिया के रूप में विद्यमान थे। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है बच्चों, और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे वेगनर ने पैंथलासा कहा। पैंथलासा का अर्थ है जल ही जल। तो पूरी पृथ्वी पर दो ही चीज थी, कोई महाद्वीप नहीं थे, केवल एक बहुत बड़ा स्थल खंड था जिसे पेंजिया नाम दिया गया और दूसरा था पैंथलासा जो जलीय स्थल था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बात देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका मिलकर इस स्थल खंड के दक्षिणी भाग थे जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। जो पेंजिया था बच्चों, जो पेंजिया था, मैं आगे बताऊंगा इसमें, ये पेंजिया था, इस पेंजिया में दरार आई, इस पेंजिया में दरार आई और इस पेंजिया में दरार आने के कारण यह बीच में से टूट गया, यह बीच में से इस प्रकार से टूट गया। ठीक है बच्चों, और टूटने के पश्चात बीच वाले जहां स्थल पर टूटा वहां जल भर गया। ठीक है, वहां जल भर गया और जल भरने के पश्चात ये जो स्थल था ये क्या कहलाया, टेथीज सागर कहलाया। और उत्तर वाला जो क्षेत्र था, ऊपर जो क्षेत्र था उत्तर वाला, उसे लोरेंसिया कहा गया, उस लोरेसिया कहा गया और दक्षिण वाले को क्या कहा, गोंडवाना लैंड। ठीक है बच्चों, यहां पर दोबारा देख लेना है, पहले कार्बोनिफेरस काल में पूरी पृथ्वी एक ही थी, एक ही स्थल खंड था पूरी पृथ्वी का और उसे क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। यह पेंजिया है और बाकी जो जल वाला क्षेत्र है उसे क्या नाम दिया, पैंथलासा। ठीक है बच्चों, बाकी जल वाले स्तर का क्या नाम दिया गया, पैंथलासा। और उसके पश्चात इसमें विभाजन हुआ, पेंजिया में विभाजन हुआ उत्तर और दक्षिण के रूप में। उत्तर वाला जो हिस्सा था वो लोरेसिया या अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण वाला जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है बच्चों, और फिर वापस इनमें विभाजन हुआ और विभाजन होने के पश्चात ये अलग अलग महाद्वीप, ये चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग महाद्वीपों का इसमें निर्माण हो गया और ये अपने स्थल पर जो वर्तमान में स्थिति है वो वर्तमान स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं बच्चों कि यह एक साइकिल है, एक चक्र है कि
पेंजिया का निर्माण और फिर उसका विभाजन, फिर उसका निर्माण और फिर उसका विभाजन, इस प्रकार से 2 साइकिल हो चुके हैं और तीसरा साइकिल अब बनने की, तीसरा जो चक्र है वो चलने को तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से पेंजिया और पेंथलासा का हमने यहाँ पर देखा। उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या लोरेशिया का नाम दिया और दक्षिणी भाग का नाम दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है बच्चों, तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप, जो प्रेजेंट में कौन कौन से महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। इस प्रकार से विभिन्न महाद्वीपों का हमने यहाँ पर उल्लेख किया और इस प्रकार से ये वर्तमान स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ ये एशिया, ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर हमने एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में इसकी स्थिति जानी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से देखा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया इस स्थलखंड के उत्तरी भाग थे जिसे अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा गया। जो उत्तर भाग था, उत्तर भाग से बने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ करके बच्चों संपूर्ण जो एशिया था वो अंगारा लैंड का हिस्सा था और प्रायद्वीपीय भारत वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इन दोनों खंडों के बीच टैथी सागर स्थित था। ये मैंने बताया था बच्चों आपको कि पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया के विभाजन के होने के पश्चात उत्तर भाग और दक्षिण भाग अलग अलग हो गए और बीच में जो सागर बना, बीच में जो सागर बना बच्चों, इसमें देखो यहाँ पर इस तरीके से ये जो क्षेत्र था यहाँ पर जल भर गया और ये सागर का जो निर्माण हुआ उसे कहा गया टेथीज सागर और आगे चल करके यही टेथी सागर हिमालय की उत्पत्ति का कारण बना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज को देखा। वैगनर ने यह भी माना कि उस समय दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अफ्रीका में डरबन के पास एवं उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में स्थित था। जो दक्षिण ध्रुव था वो दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन नामक जो शहर है उसके समीप था और उत्तरी ध्रुव था वो कहाँ था, प्रशांत महासागर में विद्यमान था। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का भी विस्थापन पाया गया। तो यहाँ पर यह देखा गया है ना केवल महाद्वीपों का विस्थापन हुआ बल्कि बच्चों ध्रुवों का भी विस्थापन देखा गया। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पर हमने ये चीज देखी। इसके पश्चात देखते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ एवं महाद्वीपों का वर्तमान रूप पेंजिया के विखंडन एवं इन विखंडित स्थल खंडों के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने के फलस्वरूप हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्तमान स्वरूप है इन पेंजिया के विखंडन होने के कारण ही वर्तमान स्वरूप आ सका है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों वैगनर महोदय बताते हैं कि जो पर्वतों का जो निर्माण हुआ वो पर्वतों का निर्माण भी इसी ही विस्थापन के कारण हुआ। अब किस प्रकार से विस्थापन हुआ कि बच्चों यूरोप और एशिया, जिसे हम समूहित रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया भी कह सकते हैं। तो यूरेशिया, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका, इन तीनों का प्रवाहित होने से, किधर, उत्तर की ओर प्रवाहित होने से विभिन्न अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अल्पाइन जो श्रेणी थी यूरोप में स्थित और हिमालय जो श्रेणी है भारत के उत्तर में, इन श्रेणियों का जो विकास हुआ है, जो निर्माण हुआ है, इन्हीं विस्थापन के कारण हुआ है। उसी प्रकार से बच्चों रॉकीज और एंडीज जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका निर्माण भी पश्चिम की ओर गति के कारण होने से, उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उनके पश्चिम की ओर गति होने से ही उनका निर्माण भी इसी वजह से हुआ है। यूरेशिया, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर, क्योंकि बच्चों यह जो पेंजिया था वो कहां पर था, यह लगभग अफ्रीका के आसपास था। ठीक है, वर्तमान जो अफ्रीका है उसके आस था और उत्तर की ओर इसमें 2 प्रकार की गति आई, जैसे कि हम आगे देखेंगे, एक तो उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो उत्तर की ओर जो गति है और साथ ही पश्चिम की ओर जो गति है वो किन कारणों से आई और उनके वजह से क्या क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं। उत्तर की वजह से जो गति आई उसकी वजह से अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ और पश्चिम की ओर गति होने से बच्चों रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, ऐसा उन्होंने बताया था।
इसी प्रकार एंडीज एवं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम किनारों के समुद्र तल की चट्टानों की रुकावट के कारण मुड़ जाने से हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके का रॉकीज, यहां उत्तरी अमेरिका में बच्चों रॉकीज पर्वतमाला और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, शुरुआती दौर में ये सभी जो महाद्वीप थे ये एक ही स्थान पर यहां पर इस जगह पर स्थित थे। ठीक है बच्चों, यहां पर सब सारे महाद्वीप इस स्थान पर स्थित थे। इसके बाद पेंजिया में, जिसे क्या कहा हमने, पेंजिया कहा, और बाकी जो स्थान था वो क्या था, पेंथलासा अर्थात जल वाला क्षेत्र, और सभी महाद्वीप यहां पर स्थित थे। इसके पश्चात उनमें विभाजन हुआ और विभाजन होने के पश्चात दो प्रकार की गति उनमें देखी गई, एक तो उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर। उत्तर और पश्चिम की ओर दो प्रकार की गति उनमें देखी गई थी। उत्तर की ओर जो गति थी उसके पश्चात बच्चों यूरेशिया और वर्तमान, उत्तर की ओर जो गति थी बच्चों वो इस प्रकार की थी, और पश्चिम की ओर जो गति थी उसकी वजह से यहां से जो स्थलखंड इधर की ओर आए, पश्चिम की ओर आए, और उनकी वजह से रॉकीज और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। और उत्तर की ओर गति के कारण हिमालय और इस प्रकार के अल्पाइन जो पर्वतमाला थी यूरोप में स्थित, वहां उनका निर्माण हुआ। तो यह प्रत्यक्ष ये प्रमाण बताते हैं वेगनर के द्वारा कि इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा इन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों कि सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण कौन कौन से हैं जो कि इस वेगनर के सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। इसके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अटलांटिक के दोनों तटों को ही नहीं अपितु संसार के जितने भी बच्चों महाद्वीप है उन यदि महाद्वीपों को हम मिला दे, कंप्यूटर की सहायता से यदि मिला करके देखें तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक कागज को फाड़ करके अलग करने के पश्चात, उसके कई टुकड़े करने के पश्चात उनको वापस से एक साथ मिला दिया गया हो। और उसी प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण महाद्वीपों को मिलाकर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। वर्तमान स्वरूप के जो बच्चों महाद्वीप है उनको हम यदि एक साथ ला करके देखें तो वो ऐसा लगता है जैसे कि पहले कुछ समय पहले वो पेंजिया का रूप था, जिसे कहते हैं जिगसा फिट। इस तरीके से यहां पर ये देखने वाली बात है। यदि हम भूगर्भिक प्रमाणों के के आधार पर बात करें तो बच्चों यहां पर यह भी देखने वाली बात है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर स्थित पर्वत क्रमों में भी समानता पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर अर्थात अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में उसी प्रकार से दोनों महाद्वीप, और उसी प्रकार से यदि उत्तर के स्तर पर देखें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, वहां पर भी बच्चों भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले कुछ समय पहले यह एक ही पेंजिया का रूप था। ठीक है बच्चों, अब यहां पर चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि यह जो ग्लोसोप्टेरिस फर्न है वो यहाँ हम इस प्रकार से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी महाद्वीप है बच्चों, यहाँ पर उनकी स्थिति हम एक साथ मिला करके देखें तो उनको देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोसोप्टेरिस फर्न जो पाई जाती है वो इस प्रकार से एक ही लाइन में पाई जाती है। वर्तमान समय में भी हमें इनकी स्थिति इस प्रकार से मिलती है। उसी तरीके से यदि हम बात करें बच्चों तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के इन क्षेत्रों में बच्चों रेप्टाइल्स जो पाए जाते हैं जो कि जलीय है, वो उनकी स्थिति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों यदि हम बात करें दूसरे प्रकार के जो रेप्टाइल्स है वो भी इनकी स्थिति भी इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी जिससे कि इनकी उपस्थिति इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि पेंजिया का स्वरूप था। वेगनर के इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीव अवशेष या फोसिल्स जो है तथा वनस्पतियों के अवशेष में पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती है। जितने भी बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि जितने भी यहां पर महाद्वीप है उनकी स्थिति इस प्रकार से पाई जाती है कि जो इनके फोसिल्स है, जो कि अवशेष हम प्राप्त करते हैं वर्तमान में, उनका एक क्रम पाया जाता है जो कि विशिष्ट क्रम यहां पर देखने को मिलता है। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे जंतु, बच्चों स्कैंडिनेविया अर्थात उत्तरी यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वहां पर एक विशेष लेमिंग नामक जंतु पाए जाते हैं। अब ये लेमिंग जंतु की क्या विशेषता है कि यह पश्चिम की ओर, जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो ये पश्चिम की ओर भागते हैं और जैसा लगता है कि जैसे कहीं दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो, लेकिन वर्तमान में
वर्तमान में क्या है, दोनों महाद्वीपों के मध्य विशाल अटलांटिक महासागर आ गया और इस कारण से उसमें जाकर के गिर करके मर जाते हैं। तो यहां पर स्कैंडिनेविया के उत्तर भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में गिर जाते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसे पूर्वजों के द्वारा ये संकेत मिले थे कि आगे जाकर स्थल भाग है, लेकिन वर्तमान में नहीं है और आगे जाकर के ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो यह भी ये बतलाता है बच्चों कि कहीं ना कहीं सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। हम यदि भूगर्भिक रूप से देखें तो आर्कियन जो क्रस्ट है, आर्कियन क्रस्ट की स्थिति हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से उनको देख सकते हैं कि इनकी स्थिति किस प्रकार से थी। और ऐसा लग रहा है बच्चों, यदि हम भूगर्भिक रूप से भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहले किसी समय एक ही थे। इनकी स्थिति देखने पर हमें प्राप्त चल रहा है। साथ ही प्रोटोजोइक जो माउंटेन्स बेल्ट है, प्रोटोजोइक जो बेल्ट है, जो कि बच्चों यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि इनकी स्थिति बिल्कुल एक समान, देखो बच्चों यहां से बिल्कुल एक समान देखने को मिल रही है कि जैसे ये एक ही रहे हों। यहां पर इनकी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे ये एक ही रहे हों और बिल्कुल घनिष्ठता के साथ में मिले हुए हैं। साथ ही जिग्सॉ फिट तो बैठ ही रहा है। जिग्सॉ फिट का मतलब इनकी आकृति, इनके तट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से यदि हम बात करें दोनों तटों पर जो विभिन्न प्रकार की जो चट्टाने हैं, चाहे वो गोंडवाना चट्टाने हो, ठीक है बच्चों, चाहे वो प्राचीन ग्रेनाइट हो, क्रिस्टेशियस इओसीन हो, पूर्व सिल्यूरियन हो, सिल्यूरियन कार्बोनिफेरस, जितनी भी प्रकार के चट्टाने हैं यहाँ पर अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील वाले क्षेत्र में दोनों ऐसी लगती है जैसे कि एक क्षेत्र से अलग हुई हो। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि सोने के निक्षेप की बात करें तो यहां पर घाना के तट पर बच्चों, घाना के तट पर सोना पाया जाता है, लेकिन सोने की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार जो शिराएं हैं बच्चों, वो यहां पर घाना तट पर नहीं मिलती। वो कहां मिलती है? ब्राजील में मिलती है। तो जबकि ब्राजील में शिराएं मिलती है, सोना अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, जबकि सोना मिलता है घाना में। तो जहां पर शिराएं मिलेगी वहीं पर ही सोना प्राप्त होगा, जिससे कि सोने की उत्पत्ति हुई। जहां पर जिस स्थान पर सोने की उत्पत्ति हुई बच्चों, वहीं पर तो सोना मिलेगा, लेकिन यहां पर विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यह इंगित करता है कि दोनों एक ही स्थान थे। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल एक थे। जैसे कि हमने चित्र में भी देखा था कि ग्लोसोप्टेरिस जो वनस्पति है, जो फर्न है, वो यहाँ पर सभी भागों में एक लाइन के रूप में हमें दिखाई देती है। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। बच्चों इनकी जो स्थिति है, वर्तमान में जो इनकी स्थिति है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर हिमानीकरण के प्रभाव देखे जाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ स्थान हैं जो कि वर्तमान में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के समीप है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। ऐसा कैसे संभव था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमानीकरण के प्रभाव देखे गए हों? ये तभी संभव है बच्चों कि जब दक्षिणी ध्रुव वर्तमान डरबन के पास में हो और इन सभी महाद्वीप या इन सभी स्थल खंडों की स्थिति एक साथ हो, तो वहां पर एक ही समय के हिमानीकरण के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बच्चों, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इतनी ज्यादा दूरस्थ क्षेत्रों पर वहां पर कोयले की प्राप्ति संभव नहीं है, किसी भी कारण से संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। क्या कारण है? आखिर ऐसे कौन से कारण है कि वहां पर भी इतनी दूरस्थ क्षेत्रों में, अर्थात इतनी ध्रुवों के नजदीक क्षेत्रों में 50 डिग्री के आसपास वहां पर कोयले के निक्षेप मिलते हैं? अमेरिका, रूस, चीन तक फैले हैं, जबकि कोयला विषुवतीय प्रदेश के कठोर वनों के वृक्षों से प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि कोयला जो होता है बच्चों कि विषुवतीय प्रदेश के जो कठोर वनों के जो वृक्ष होते हैं उनसे ही प्राप्त होते हैं, जबकि वो वर्तमान में कहां पाए जाते हैं? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाए जाते हैं। तो कहीं तो कोई बात है, कहीं तो ऐसी बात थी कि जिससे कि वेगनर के इस प्रमाण को सिद्ध करता है। तो गहना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति। निक्षेप तो है, सोना तो पाया जाता है, लेकिन उद्गम चट्टानें यहां पर नहीं पाई जाती। तो क्या कारण है कि बिना उद्गम चट्टानों के भी सोना पाया गया? तो कहीं ऐसी कोई बात है कि एक आश्चर्यजनक तथ्य है, सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है। ब्राजील कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। वर्तमान समय में तो काफी डिस्टेंस है। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे
जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। तो ये सब प्रमाण क्या सिद्ध करते हैं? वेगनर की थ्योरी को सिद्ध करते हैं कि वेगनर जो बताते हैं कि किस प्रकार से महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है, वो यहां पर यह सिद्ध करते हैं। बच्चों, प्रवाह संबंधी जो बल है वो किस प्रकार से हुए? तो मैंने बताया था बच्चों कि प्रवाह संबंधी जो बल थे वो उनकी दिशा थी वो किस प्रकार के थी? एक तो उत्तर दिशा और एक पश्चिम दिशा। तो पश्चिम और उत्तर दिशा दो प्रकार की उनमें दिशा पाई गई प्रवाह की, और उनमें बल किस प्रकार से पाए गए? आइए देखते हैं कि पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुए, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। उत्तरी विस्थापन गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, क्योंकि सियाल सीमा पर तैर रही है। बच्चों, सियाल सीमा पर तैर रहा है, जो सियाल भाग है जो हम पृथ्वी के ऊपरी स्तर पर है, वो सीमा पर तैर रहा है। इस वजह से क्या हुआ? उत्तर की ओर विस्थापन हुआ। पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए वेगनर ने चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति एवं पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन को माना। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जो घूम रही है उसकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, साथ ही जो चंद्रमा है उसकी ज्वारीय शक्ति, इन दोनों के कारण पश्चिम की ओर विस्थापन पाया गया। तो बच्चों, यहाँ देखने वाली बात है कि जैसे कोई चीज़ यूँ घूम रही है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की घूमती हुई चीज़ों के साथ में पूर्व की ओर उसकी रगड़ देखने को मिलेगी, पूर्व की ओर उसमें ऊपरी बल देखने को मिलेगा, अर्थात विपरीत दिशा में बल मिलेगा। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति आगे की ओर भागे, आगे की ओर भागने पर जो वायु है, जो पवन है, उसे पीछे की ओर धक्का देती है, ठीक है, पीछे की ओर बल लगाती है, और इसी प्रकार से हम बल को, उस पवन को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, साथ ही चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है, इन दोनों के कारण ही पृथ्वी पर ऊपरी स्थल पर जो स्थित महाद्वीप है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और इस वजह से क्या होगा, जो महाद्वीप है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट बात इन्होंने वेगनर महोदय ने बताई। साथ ही जो उत्तर की ओर जो विस्थापन है वो गुरुत्व बल के कारण था, ठीक है, क्योंकि बच्चों भूमध्य रेखा के बजाय ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पाया जाता है, और इस वजह से महाद्वीपों का स्थापन उत्तर की ओर पाया गया। साथ ही प्लवनशीलता, जो तैरने के कारण भी यह उत्तर की ओर देखा गया। इस प्रकार के दो प्रवाह संबंधी बल इन्होंने बतलाए थे। ठीक है बच्चों, वेगनर इन दोनों जो दोनों बल थे इनसे संतुष्ट नहीं थे। हालांकि बच्चों उन्होंने बता दिए थे कि इस प्रकार के बल लगे होंगे, ये कल्पना उन्होंने की थी, लेकिन इस दोनों ही बलों से वो संतुष्ट और सहमत, स्वयं के सिद्धांत में ही सहमत नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने विश्व जगत को ये खत लिखा कि भाई मैं तो क्या हूँ, जलवायु वेत्ता हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं केवल एक बहुत महान रिसर्च कर रहा हूँ, विश्व के भूगर्भिक संबंधी एक महान रिसर्च कर रहा हूँ, और विज्ञान साइंस के जितने भी दूसरे सेक्टर है, जितने भी दूसरे जो क्षेत्र है, उनसे मुझे सहायता चाहिए। तो दूसरे लोगों को उन्होंने खत लिखा, विश्व जगत को उन्होंने खत लिखा कि विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों से भी मुझे सहायता की आवश्यकता है। तो क्यों लिखा, क्योंकि इस बारे में वो सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं हो पाए थे, आत्मसंतुष्टि की भावना नहीं आई थी कि इस प्रकार के बल के कारण भी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने आगे चल करके 1928 में आर्थर होम्स का जो संवेदनीय सिद्धांत था उसको स्वीकार किया, जो कि इनकी जो प्रवाह संबंधी जो समस्या थी उसको भी दूर कर दिया गया था।
जिसके कारण इनकी आलोचना भी हुई थी कि प्रवाह संबंधी जो बल थे, इसके कारण वेगनर की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। और उस आलोचना को बाद में उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, विज्ञान के दूसरे क्षेत्र के लोगों को मेरी सहायता करनी चाहिए कि किस प्रकार के इनमें प्रवाह हुए। ठीक है बच्चों, तो बाद में जाकर के 1928 में आर्थर होम्स की जो संवहनीय सिद्धांत था, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बच्चों, उसको इन्होंने स्वीकार किया और बाद में जाकर के इन्होंने स्वीकारा और महाद्वीपीय विस्थापन के संभावित शक्ति के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, कि महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ वो किस कारण से हुआ, संवहनीय सिद्धांत के कारण हुआ, लेकिन ये बाद में जाकर के उन्होंने स्वीकारा। इस बात पर वो सहमत थे कि इन शक्तियों के कारण, इन बल के कारण महाद्वीपों जैसी जो स्थिति है, महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो संभव नहीं हो सकता। वेगनर के जीवन में अनेक आलोचक हुए, उनकी आलोचना की गई। किसी ने, चैम्बरलिन ने इसे चरण धूल के समान बताया, चरण धूल के समान बताया कि फूट लूज है, चरण धूल के समान बताया, बेकार है, धिक्कार नहीं है। स्कॉट ने इसे सड़ा हुआ धिक्कार योग्य रचना की, बेकार है। ठीक है, लेकिन बच्चों उन्होंने हार नहीं मानी, वेगनर महोदय ने इस बारे में हार नहीं मानी और लगातार रूप से अपना कार्य करते रहे। विरोधी इनके बारे में खूब प्रचार किया, हालांकि उस समय तक उनकी इस विचारधारा को मान्यता नहीं मिली थी, वेगनर की इस विचार को मान्यता नहीं मिली थी। और ग्रीनलैंड के समीप 1929 में ग्रीनलैंड के एक द्वीप के आसपास मृत पाए गए। कैसे, रिसर्च करते हुए, काम करते हुए, खोज करते हुए बर्फ से ढके हुए मृत पाए गए। लेकिन बच्चों ये ध्यान करने वाली बात है कि उन्हीं का ये जो सिद्धांत है वो नहीं मरा, वो इंसान जरूर मर गए लेकिन उनका सिद्धांत नहीं मरा और पुनर्जीवित हुआ। कब पुनर्जीवित हुआ? 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके रूप में पुनर्जीवित हुआ और वही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत साबित है। और उसी सिद्धांत की जो मूल संकल्पना है, प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है उसकी जो मूल संकल्पना है वो ही वेगनर महोदय के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है कि कोई भी जो आधुनिक जो सिद्धांत है किसी भी तरीके का, वो वर्तमान स्वरूप में उस प्रकार से नहीं आ जाता जो कि वर्तमान में। उसका विकास धीरे धीरे कुछ हर तरीके के वैज्ञानिकों के द्वारा उनका विकास किया जाता है और तब जाकर के वो वर्तमान स्वरूप में आ पाता है। हम आगे पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को, ठीक है बच्चों, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर वेगनर महोदय का जो सिद्धांत है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वो इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा। अगली क्लास में हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।